हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए साइंस की काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ लेके आई हूँ। तो देखिए, साइंस की इस सीरीज़ में हम केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के टॉपिक वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी कनिष्ठ सहायक के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग हमारी इस सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज की सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज़ का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज़ के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला टॉपिक है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ और भी बहुत सारे टॉपिक्स कवर करेंगे इस सेशन में, तो आप सभी लोग बने रहें। तो चलिए, इस सेशन का पहला क्वेश्चन है परमाणु नाभिक के अवयव हैं। देखिए, परमाणु नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आणविक संरचना के बारे में सही कथन है। आणविक संरचना के बारे में सही कथन है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। ये कथन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तथा फोटोन में से वह जो अणु यानी एटम का भाग नहीं है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तथा फोटोन में से एटम का भाग नहीं है फोटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खनिज यौगिक खनिज मिश्रण तथा प्राकृत तत्व में से एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है। देखिए, खनिज यौगिक खनिज मिश्रण तथा प्राकृत तत्व में से एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है प्राकृत तत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परमाणुवीय नाभिक खोजा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटम में न्यूट्रॉन की खोज की थी। एटम में न्यूट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन की खोज की गई थी किसके द्वारा? जेम्स चैडविक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, न्यूट्रॉन प्रोटॉन ड्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन में से एक अणु परमाणु कण नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ड्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन फोटॉन इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूट्रियो में से एक कण प्रतिकण युग्म है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन फोटॉन इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूट्रियो में से एक कण प्रतिकण युग्म कौन सा है? इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के। अगला देखेंगे, हीलियम के नाभिक में होता है, हीलियम के नाभिक में क्या होता है? दो प्रोटॉन होते हैं और दो न्यूट्रॉन होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अल्फा किरण अल्फा कण बीटा कण तथा गामा किरण में से ऋणात्मक आवेश होता है। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्फा किरण अल्फा कण बीटा कण तथा गामा किरण में से ऋणात्मक आवेश किसका होता है? बीटा कण में। ये ध्यान रखेंगे, बीटा कण का जो आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है, सही सुमेलन है। यहाँ पे सूची फर्स्ट में आपको विशिष्टता दी गई है, सूची सेकंड में आपको कण दिए गए हैं। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करके भी दिया गया है। तो देखिए, शून्य द्रव्यमान ये विशिष्टता है न्यूट्रिनो की, आंशिक आवेश विशिष्टता है किसकी? क्वार्क की, और आंशिक प्रचक्रण विशिष्टता है पॉजिट्रॉन की। और देखिए, इसके अलावा पूर्णांक प्रचक्रण ये विशिष्टता है किसकी? फोनॉन की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो देखिए, परमाणु में कक्षों को भरने का जो क्रम नियंत्रित होता है ये अफबाऊ सिद्धांत द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिविन्यास से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिस तत्व के परमाणु में दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व
की द्रव्यमान संख्या होती है, तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न रहती है कहलाते हैं। तो देखिए ये कहलाते हैं आपके समस्थानिक। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, ये समस्थानिक कहलाते हैं। अगला देखेंगे, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। यहाँ से आपका अगला टॉपिक स्टार्ट होता है। अगला टॉपिक है रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन, विलयन आदि। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी आपका। तो इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है पानी में चीनी का घुलना। अगला देखेंगे, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। देखिए जल का वाष्प में परिवर्तन ये आपका कहलाता है भौतिक परिवर्तन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है दुग्ध आस्कंदन। ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कथन ए दिया हुआ है उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है। कारण आर है, उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे ए और आर दोनों पॉइंट्स आपके सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जल अपघटन में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो देखिए जल अपघटन जब होता है तो ऊर्जा किस रूप में? ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। अगला देखेंगे, पास्तुरीकरण संबंधित है। तो देखिए पास्तुरीकरण ये दुग्ध के निर्जर्मीकरण से संबंधित है। अगला देखेंगे, सही कथन है। यहाँ पे आपको एक कथन दिया है जो कि बिल्कुल सही है, किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है। ये कथन आपका सही है। अगला देखेंगे, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक। तो देखिए अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के तापमान पर उबलता है। क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है और अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। और अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए दिया हुआ है, नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। और कारण आर दिया हुआ है आपको, नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। तो देखिए ए आपका सही है परंतु आर जो पॉइंट है, ये कारण जो दिया है ये आपका गलत है। अगला देखेंगे, कोलाइडी तंत्र जो कोहरे में अभिव्यक्त होता है। तो देखिए वह कोलाइडी तंत्र जो कोहरे में अभिव्यक्त होता है ये है आपका गैस में द्रव। नेक्स्ट टॉपिक है धातुएं, खनिज, अयस्क, गुणधर्म और उपयोग। तो देखिए इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, वह इलेक्ट्रॉनिक संरूपण जो धातु तत्वों के लिए होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2882। अगला देखेंगे, सोडियम, कैल्शियम, आयरन तथा पोटेशियम में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो देखिए सोडियम, कैल्शियम, आयरन और पोटेशियम में से सबसे क्रियाशील धातु है आपकी पोटेशियम। अगला देखेंगे, लिथियम एवं पारा, लिथियम एवं ऑस्मियम, एल्यूमिनियम एवं ऑस्मियम और एल्यूमिनियम एवं पारा धातु युग्मों में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु कौन सी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लिथियम एवं ऑस्मियम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक कठोर तत्व है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वाधिक कठोर तत्व है आपका हीरा। अगला देखेंगे, सोना, लोहा, प्लैटिनम तथा टंगस्टन में से कठोरतम धातु है। तो देखिए सोना, लोहा, प्लैटिनम और टंगस्टन में से कठोरतम धातु कौन सी है? प्लैटिनम। अगला देखेंगे, कार्बोरंडम, टंगस्टन, कास्ट आयरन तथा नाइक्रोम में से वह पदार्थ जो बहुत कठोर और बहुत तन्य है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नाइक्रोम। अगला देखेंगे, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है आपका यूरेनियम। अगला देखेंगे, तांबा, यूरेनियम, एल्यूमिनियम तथा चांदी में सबसे भारी धातु कौन सी है? तो देखिए करेक्ट आंसर है आपका यूरेनियम। नेक्स्ट देखेंगे, मोती की रासायनिक संरचना है। तो देखिए मोती
की रासायनिक संरचना क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। अगला देखेंगे मोती के मुख्य अवयव है, मोती के मुख्य अवयव बताने हैं, तो कौन से अवयव हैं? एक है आपका एरागोनाइट और दूसरा है कांची यूलिन। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से जाने जाते हैं, तो देखिए माणिक्य और नीलम ये रासायनिक रूप से जाने जाते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में। अगला देखेंगे कथन ए दिया हुआ है सोडियम धातु का संचयन किरोसिन में होता है, कारण आर है धातु सोडियम वायु प्रभाव्य होने पर गल जाती है, तो देखिए ए आपका बिल्कुल सही है परंतु आर क्या है? गलत है। अगला देखेंगे आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं, इन लैंपों में उपयोग करते हैं, तो देखिए इन लैंपों में किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। अगला देखेंगे प्रदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है, करेक्ट आंसर है आपका पारा, वाष्प तथा ऑर्गन। अगला देखेंगे एल्यूमिनियम सोना, क्रोमियम तथा जस्ता में से स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, तो सोना जो है ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला तत्व है। अगला देखेंगे सोने को घोला जा सकता है, तो देखिए अम्लराज में सोने को घोला जा सकता है। अगला देखेंगे शुद्ध सोना होता है, शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। अगला देखेंगे अति मुलायम खनिज टॉल्क यानी सोपस्टोन मुख्यतः है, ये है मैग्नीशियम सिलिकेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप क्या है? कैल्शियम सल्फेट। अगला देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? सूत्र भी अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। CaSO4 इंटू हाफ H2O जो है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। अगला देखेंगे डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला देखेंगे मोनाजाइट अयस्क है, मोनाजाइट ये किसका अयस्क है? थोरियम का। अगला देखेंगे माइका क्या है बताना है, तो ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक है माइका। अगला क्वेश्चन देखेंगे लोहा और इस्पात, खिलौने, ग्लास और कुम्हारी तथा वैद्युत में से वह उद्योग जिसमें अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है, तो करेक्ट आंसर है आपका वैद्युत। अगला देखेंगे पारा, पानी, ईथर तथा बेंजीन द्रवों में से ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, तो देखिए पारा, पानी, ईथर और बेंजीन में से तो ये आपके द्रव हैं, तो इन द्रवों में से ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक कौन सा है बताना है, तो करेक्ट आंसर है आपका पारा। अगला देखेंगे जल, पारा, बेंजीन तथा चमड़ा में से ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है, तो पारा जो है ये ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे सीसा, पारा, निकेल तथा टिन धातुओं में से सामान्य ताप पर द्रव है, करेक्ट आंसर है पारा। अगला देखेंगे पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च संचालन शक्ति। अगला क्वेश्चन है आपका आयरन, लेड, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिनियम में से जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता, तो लेड जो है ये जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करता है। अगला देखेंगे तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है, तो तांबे के ऊपर से जब भाप गुजरती है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे लोहा प्राप्त किया जाता है, तो लोहा कहाँ से प्राप्त किया जाता है? हेमेटाइट से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे सुमेलित है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ यहाँ पे आपको सुमेलित करके दिया गया है, तो देखिए चांदी, चांदी जो है ये ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक है चांदी। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ये धातु है एल्यूमिनियम। सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर बढ़ाए जाने योग्य धातु कौन सा है? स्वर्ण यानी कि सोना। ऊष्मा का न्यूनतम संचालक कौन सा है? धातु कौन सा है? ये है सीसा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हीरा, चांदी, ग्रेफाइट तथा लकड़ी में से विद्युत चालकता सर्वाधिक है, तो देखिए हीरा, चांदी, ग्रेफाइट तथा लकड़ी में से विद्युत चालकता सर्वाधिक किसमें है? चांदी में। अगला देखेंगे सही कथन है, आपको ये कथन दिया गया है और ये बिल्कुल सही है, कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है, ये कथन बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखेंगे सुमेलित यहाँ पे दिए गए हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ आपको यहाँ पे सुमेलित करके दिया गया है, तो देखिए पेट्रोलियम में होता है भंजन, प्रगलन होता है ताम्र में, हाइड्रोजनीकरण होता है खाद्य वसा में,
वल्कनीकरण होता है आपके रबड़ में। अगला देखेंगे एल्यूमिनियम बनाने के लिए प्रयोग होता है, एल्यूमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम तथा चांदी में से वह धातु जिसे प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है। करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। इंपॉर्टेंट सीरीज रहने वाली है आज की, आप सभी लोग एंड तक इसको फॉलो कीजिए। अगला है देखिए एल्यूमिनियम सोडियम मैग्नीशियम तथा मैंगनीज में से जल से हल्का होता है। तो देखिए एल्यूमिनियम सोडियम मैग्नीशियम तथा मैंगनीज में से जल से हल्का होता है सोडियम। अगला है आपका इस्पात, पारा तथा सोना का उनके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सोना, पारा और इस्पात। अगला टॉपिक है आपका मिश्र धातुएं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए मिश्र धातुओं का पहला क्वेश्चन है स्टील, पीतल, ब्रॉन्ज तथा तांबा में से मिश्र धातु नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तांबा। अगला देखेंगे कथन दिया हुआ है ए जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता, कारण आर दिया है यशत में उपचयन क्षमता है। तो देखिए ए और आर दोनों आपके बिल्कुल सही कथन है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती हैं क्योंकि उनमें विद्यमान होती है, उनमें क्या यशद यानी जस्ता की जो परत है ये विद्यमान रहती है। अगला देखेंगे गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है, गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका, जस्ते का लेप होता है। अगला देखेंगे एल्यूमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ है उस पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होना। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका वह धातु जिसमें बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता है। तो करेक्ट आंसर है एल्यूमिनियम। अगला देखेंगे पारद धातु मिश्रण है, पारद धातु ये पारद युक्त मिश्र धातु होती है। अगला देखेंगे जस्ता, तांबा, मैग्नीशियम तथा लोहा धातुओं में से अमलगम नहीं बनाती। करेक्ट आंसर है आपका लोहा। अगला देखेंगे जस्ता, तांबा, टिन, पारा जस्ता तथा सीसा जस्ता मिश्र धातुओं में से अमलगम कहते हैं पारा जस्ता को। अगला देखेंगे टांका एक मिश्र धातु है, देखिए टांका एक मिश्र धातु है टिन तथा सीसे की। अगला देखेंगे कांसा मिश्रित धातु है, तांबा एवं टिन की मिश्र धातुओं से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, किस किस का मिश्रण क्या है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान रखें। अगला देखेंगे सूची को यहाँ पे आपको सुमेलित करके दिया हुआ है। तो देखिए जर्मन सिल्वर किसे कहा जाता है, निकेल, सोल्डर होता है आपका टिन, ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन होती है और हाइपो होता है आपका सोडियम। अगला देखेंगे जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है, जर्मन सिल्वर में चांदी का कितना प्रतिशत, 0% होता है। अगला देखेंगे तांबा, एल्यूमिनियम, जस्ता तथा निकेल में से वह तत्व जो जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम। जर्मन सिल्वर में क्या उपस्थित रहता है, एक तो निकेल रहता है, इसके अलावा तांबा भी रहता है, जस्ता भी रहता है, लेकिन एल्यूमिनियम नहीं रहता है। अगला देखेंगे पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर तथा गन मेटल में से तांबे की मात्रा अधिकतम है। करेक्ट आंसर हो जाएगा कांसा में। अगला देखेंगे वह धातु जो पीतल, कांसे तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तांबा। अगला देखेंगे पीतल मिश्र धातु है, पीतल जो मिश्र धातु है ये किसकी मिश्र धातु है, तांबा और जस्ता की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे पीतल जो है ये तांबा तथा जस्ते की मिश्र धातु है। सेकेंड पॉइंट है आपका मैग्नेटाइट एल्यूमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है। थर्ड पॉइंट है पारदित सम्मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें पारा अनिवार्यता सम्मिलित होता है। और फोर्थ पॉइंट है फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला एक अनिवार्य रसायन है। तो उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन है, सत्य कथन है इनमें से एक पहला पीतल तांबा और जस्ते की मिश्र धातु है, और तीसरा कथन पारदित सम्मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें पारा अनिवार्यता सम्मिलित होता है। तो ये दो कथन मात्र आपके इसमें सही है। अगला देखेंगे पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है, क्यों पड़ जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण। अगला देखेंगे मिश्र धातु में जिस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात यानी कि स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है वह है, तो वह है आपका निकेल। अगला देखेंगे स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा। अगला क्वेश्चन देखेंगे वह तत्व जो लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है जो उच्च ताप पर प्रतिरोध कर सकता है तथा इसमें उच्च कठोरता तथा
अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है। तो ये है आपका कौन सा तत्व? क्रोमियम। अगला देखेंगे जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर है आपका क्रोमियम। अगला क्वेश्चन देखेंगे स्टील के स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है। वह तत्व जो उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता, तो कौन सा तत्व है? सिलिकॉन। अगला देखेंगे धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्रोमियम। अगला देखेंगे स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। तो देखिए स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज एवं कार्बन की। तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए किस किस का प्रयोग किया जाता है? देख लीजिए, लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज एवं कार्बन। अगला देखेंगे स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में मिलाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्रोमियम और निकेल। आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगला है आपका स्टील में होता है। तो देखिए स्टील में 0.1 से लेकर 2% कार्बन होता है। अगला देखेंगे जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला देखेंगे कथन ए दिया हुआ है। साधारणतः यह देखा गया है कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनाश्रित होती हैं तब वे भूरे पाउडर की परत से आच्छादित हो जाती हैं, जिसको जंग कहते हैं। कारण आर दिया हुआ है। जंग अर्थात भूरा पाउडरी पदार्थ टैनिन के जमा होने से बनता है। तो देखिए यहाँ पे आपका ए पॉइंट जो है ये बिल्कुल सही है, परंतु आर गलत है। अगला टॉपिक है आपका अधातुएं, कार्बन और उसके भिन्न रूप। पहला क्वेश्चन है हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन तत्वों में से सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कार्बन। अगला देखेंगे हीरा, ग्रेफाइट तथा कोयला में से कार्बन है। हीरा, ग्रेफाइट तथा कोयला में से कार्बन है किस किस में? सभी में है। अगला देखेंगे केवलार, लैक्सॉन, ग्रेफीन तथा स्पाइडर सिल्क में से केवल कार्बन से बना हुआ है। तो करेक्ट आंसर है आपका ग्रेफीन। अगला देखेंगे हीरा, ग्रेफाइट, ऑक्सो कार्बन्स तथा फुलेरिन्स में से कार्बन का अपरूप नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सो कार्बन्स। अगला देखेंगे पेंसिल का लेड है। पेंसिल का लेड क्या है? ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है कार्बन के तीसरे अपरूपी की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई थी, जिन्हें रसायन शास्त्र के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। उस टीम में सम्मिलित थे। तो उस टीम में कौन कौन सम्मिलित थे? रॉबर्ट एफ कर्ल, हेराल्ड डब्ल्यू क्रोटो और रिचर्ड ई स्माले। अगला देखेंगे बकमिनस्टर फुलरीन है। तो देखिए क्या है? कार्बन यौगिक का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छ होता है जो परस्पर पंचभुज या षटभुज से बने बहुफल की संरचना से जुड़े होते हैं। अगला देखेंगे हीरा, ग्रेफाइट, कोयला तथा बालू में कार्बन नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बालू में। अगला देखेंगे लिग्नाइट, टिन, चांदी तथा लोहा में से कार्बन मिलता है। तो लिग्नाइट में कार्बन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोयले के बिटुमिनस, कोयला, लिग्नाइट, पीट तथा एंथ्रासाइट प्रकारों में से वह जिसमें शेष प्रकारों के अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है। करेक्ट आंसर है हो जाएगा आपका यहाँ पे एंथ्रासाइट। अगला देखेंगे कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। तो देखिए ढलवा लौह में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हीरा, क्वार्ट्ज, गंधक तथा ग्रेफाइट में से रवा यानी क्रिस्टल नहीं है। तो गंधक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे कांच पर उत्कीर्ण किया या खरोचा जा सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हीरा से और दूसरा हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से कांच पर उत्कीर्ण या खरोचा जा सकता है। किससे? एक तो हीरा से, दूसरा हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है। एक कैरेट बराबर कितना होता है? 200 मिलीग्राम के। अगला टॉपिक है आपका हाइड्रोजन और उसके यौगिक। तो पहला क्वेश्चन है इसका एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का सूत्र होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा XH4। अगला देखेंगे भार के अनुसार पानी H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशतता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 11.11%। अगला देखेंगे हाइड्रोजन गैस का 1 मोल यानी अणुग्राम ऑक्सीजन आधिक्य में जल कर 290 किलोग्राम ऊष्मा देता है।
उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने पर उत्पन्न होगी। तो देखिए हाइड्रोजन गैस का 1 मोल यानी कि 1 अणुग्राम ऑक्सीजन आधिक्य में जलकर 290 किलोग्राम ऊष्मा देता है। उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस जलने पर उत्पन्न होगी। तो कितनी जो ऊष्मा है वो उत्पन्न होगी 580 ग्राम ऊष्मा। अगला देखेंगे हाइड्रोजन को जलाने से बनेगा, हाइड्रोजन को जलाने से बनता है पानी। अगला देखेंगे मिट्टी का तेल, हाइड्रोजन, कोयला तथा डीजल ईंधनों में से न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला देखेंगे भारी जल एक प्रकार का क्या है, मंदक है। अगला देखेंगे भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला है, भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है, D2O। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा भारी पानी। अगला है गुरुजल। क्या है गुरुजल, है ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन। अगला देखेंगे भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। अगला देखेंगे हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटीरियम होता है। अगला देखेंगे भारी पानी की खोज की थी, किसने की थी, H.C. उरे ने भारी पानी की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारी पानी का अणुभार कितना होता है, 20 जो है इसका अणुभार है। अगला देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कठोर जल उपयुक्त नहीं है, कठोर जल उपयुक्त नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पीने के लिए, साबुन से कपड़े धोने के लिए, बॉयलर्स के प्रयोग के लिए, फसल की सिंचाई के लिए। इनमें से सत्य कथन है। तो देखिए सभी आपके कथन यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। अगला देखेंगे पानी की स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है। तो देखिए पानी की स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है कैल्शियम, मैग्नीशियम और क्लोराइड व सल्फेट। अगला देखेंगे जल के लिए पीएच मान होता है। तो देखिए जल के लिए पीएच मान लगभग 7 होता है। अगला देखेंगे पानी का शुद्धतम रूप है वर्षा का पानी। अगला देखेंगे पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है, कैसे, निर्लवीकरण द्वारा। अगला देखेंगे हीलियम, क्लोरीन, फ्लोरीन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में से पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। अगला देखेंगे समुद्री जल को शुद्ध जल में बदला जा सकता है उत्क्रम परासरण प्रक्रिया द्वारा। अगला देखेंगे खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है उत्क्रम परासरण। अगला क्वेश्चन है फिटकरी गंदले पानी को स्वच्छ करती है, स्कंदन प्रक्रिया द्वारा। अगला देखेंगे वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस है, तो इस गैस का नाम है हाइड्रोजन। अगला देखेंगे वनस्पति तेलों में हाइड्रोजनीकरण में उपयोग किया जाता है निकेल उत्प्रेरक का। अगला टॉपिक है आपका सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन और अक्रिय गैसें। काफ़ी सारे टॉपिक्स आज हमने कवर कर लिए हैं। तो देखिए इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम तथा कार्बन डाइऑक्साइड में से नोबल गैस कहलाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हीलियम। अगला देखेंगे ऑर्गन, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन में से वह गैस जिसकी प्रतिशत मात्रा यानी आयतन में वायुमंडल में सबसे कम है। करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला देखेंगे वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग होती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 से 79%। अगला देखेंगे N2O2 कार्बन तथा S2 में से गैसीय चक्र नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा S2। अगला देखेंगे गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें हैं, तो ऑक्सीजन तथा हीलियम आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ मिश्रित किया जाता है, किसको, हीलियम को। अगला देखेंगे सल्फर हेक्साक्लोराइड अणु का आकार है, तो अष्टफलकीय आकार रहता है सल्फर हेक्साक्लोराइड अणु का। अगला देखेंगे जल में आसानी से घुलनशील है, जल में आसानी से घुलनशील है आपका अमोनिया। अगला देखेंगे हास्य गैस यानी लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है। करेक्ट आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड। अगला देखेंगे डॉक्टरों द्वारा एनेस्थेसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस यानी लाफिंग गैस कौन सी है। करेक्ट आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड। अगला देखेंगे ऑर्गन, नियॉन, जिनॉन और नाइट्रस ऑक्साइड में से स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं, तो जिनॉन को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। अगला देखेंगे बोर्डो मिक्सचर कॉपर
सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जल में मिश्रण है, इसे फफूंदनाशी के रूप में प्रयोग में लाते हैं। अगला देखिए, बोरिक अम्ल औषधि उपयोग तथा खाद्य परिरक्षक के रूप में भी प्रयुक्त होता है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन ऑक्साइड डाइऑक्साइड होता है। हंसाने वाली गैस नाइट्रिक ऑक्साइड है। उपरोक्त कथनों में सत्य नहीं है। कौन सा कथन है जो कि सत्य नहीं है? तो हंसाने वाली गैस नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये आपका कथन सत्य नहीं है। अगला देखेंगे, नाइट्रोजन मुक्ति से होता है। नाइट्रोजन मुक्ति से स्थल मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित। अगला देखेंगे, वायुयानों के टायरों में भरने में प्रयोग किया जाता है नाइट्रोजन गैस का। अगला है आपका मैग्नीज नाइट्रोजन। मैग्नीशियम तथा सल्फर में से वह तत्व जिसकी कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। तो ओके गाइस, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा आप सभी लोग। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।